amazing Gen Zs. Welcome to Science and Fun. Welcome to your English class for 11th. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing super duper amazing and are at peace, because peace की सबसे ज़्यादा importance होती है student life में, है ना? So far we have completed quite a good number of chapters. हमने अच्छे खासे chapters अपने बुक्स से कर लिए हैं इंग्लिश सिलेबस से, एंड वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड पोम्स. हमने 2 पोम्स भी कर ली हैं हॉर्नबिल से स्पेसिफिकली, जिसमें कि 2 पोम्स हमारी थी कौन सी, अ फोटोग्राफ एंड द लिबर्नम टॉप. आई एम श्योर फोटोग्राफ इतना पहले हमने कर लिया था कि अभी तक थोड़ा बहुत दिमाग से वो निकल गया होगा, रिविजन नहीं हुआ होगा, एंड योर टेस्ट्स आर अप्रोचिंग. आई हैव a clear idea about it. So today I have brought few important questions for you based on the poems. जो दोनों poems हमने की थी, the Laburnum Top and a Photograph, दोनों ही poem का line by line explanation आपको 9th 10th 11th वाले चैनल पर मिल जाएगा. जस्ट इन केस आपने नहीं देखा है तो पहले जल्दी से वो आप देख कर आओ. एंड आज यहाँ पर what I am going to begin with is a quick summary of both the poems. दोनों ही poems का हम summary करेंगे. लिबर्नम टॉप तो हमने अभी रिसेंट ही करा है तो वो फ्रेश आपके दिमाग में होगा, उसके क्वेश्चंस में आप स्ट्रगल आई एम श्योर नहीं करोगे. बट अब फोटोग्राफ को करे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, सो अगर आपको वो रिवाइज नहीं है, सो टुडे इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू बिगिन विद अ क्विक समरी. दोनों ही पोम्स की हम समरी करेंगे. देन वी विल डू RTCs, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. हम RTCs करेंगे. आई होप आप लोगों को RTCs पता है. RTCs होते हैं जहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा एंड देन बेस्ड ऑन दोज एक्सट्रैक्ट्स यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चन. तो हम वो वाले क्वेश्चंस आज करेंगे. एंड इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू अ होमवर्क एज वेल. तो मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से इस सेशन को पूरा बढ़िया से आप देखोगे. एंड बिफोर बिगिनिंग विद द सेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए तो यू विल हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन साइंस एंड फन, और वहाँ पर आपको YT रिसोर्सेज के सेक्शन में यू विल ईजिली गेट दिस PPT, राइट. जो सबसे पहली पोम हमने की थी वो थी अ फोटोग्राफ, राइट. तो एक जल्दी से हम इस पोम की समरी पढ़ लेते हैं सो दैट यू माइट गेट अ क्विक आइडिया कि इस पोम में क्या था. So this poem, A Photograph, it's a poignant and reflective poem written by Shirley Tolson. आपको इस पोम की पोएट का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वली इंपॉर्टेंट है. यू माइट गेट क्वेश्चंस वेयर यू आर आस्क्ड कि नेम द पोएम एंड द पोएट, है ना. आपको RTCs दे देते हैं और अभी तो आपने हार्डली 2 पोएम्स किए हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर द नेम्स. बट विद टाइम जब आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स तक आ जाओगे या फाइनल एग्जाम्स तक आ जाओगे, यू माइट नॉट बी रिमेंबरिंग ऑल द नेम्स, है ना, तब भूल सकते हो. अच्छे से आप एक जगह पर अपनी सारी पोम्स का नाम लिखकर सामने पोएट इस तरह से एक नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट. सो दिस पोएम इज रिटन बाय शर्ली टोल्सन एंड इट्स अ पोइग्नेंट. ये वर्ड आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में. पोइग्नेंट क्या होता है? पोइग्नेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी टचिंग, है ना. जो बिल्कुल हिंदी में अगर कहें तो उसका हिंदी लिटरल ट्रांसलेशन जाता है मार्मिक. जो आपको इतना टचिंग, इतना मूविंग होता है कि you are emotionally involved in that particular part, anything, be it anything, okay. So it's a poignant and reflective poem written by Shirley Tolson. It explores the power of a single photograph to capture and preserve a moment in time. Now आपको याद होगा that the poet, she was looking at a photograph, है ना. वो एक फोटोग्राफ को देख रही थी and that picture was not just a photograph. ऐसा नहीं था कि, इनफैक्ट मैं सिर्फ उस पिक्चर की बात नहीं करूँगी. द फोटोग्राफ्स विच वी टेक, हम रोज़ फोटोग्राफ्स लेते हैं, वी नो, है ना. स्नैप्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, एवरीथिंग, वी आर सराउंडेड बाय दीज पिक्चर्स एंड स्नैप्स. लाइफ ही यही बन गई है. तो वी ऑल नो कि हम क्यों कलेक्ट करते हैं, नॉट जस्ट फॉर शोइंग ऑफ बट देन टू क्रिएट मेमोरीज एज वेल, है ना. हम लोग उसको कैप्चर करते हैं बिकॉज आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हम उन्हीं फोटोज़ को देखकर बहुत कुछ याद करने वाले हैं. सो ऐसा ही कुछ पोएट के साथ होता है. व्हेन शी लुक्स एट द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, इट इवोक्स द मेमोरीज एंड इमोशंस एसोसिएटेड विद दैट मोमेंट. जिस भी मोमेंट की वो फोटोग्राफ थी
उससे रिलेटेड जितने भी इमोशंस हैं वो पोएट को सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं. पोएट लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर एंड हर आंट्स. ठीक है, वहां पर 2 कजन्स भी थी पोएट की मदर की, राइट, टेकन बाय द सी के पास पिक्चर ली हुई थी वो वाली, वेयर the photographer, he has taken a beautiful picture of her mother along with her cousins. 2 cousins भी थे. The photograph becomes a portal to the past. और वो particular photograph ना, it becomes like an anyway door. डोरेमोन देखा है ना, वो कैसे एनीवे डोर की तरह वो यूज करता है नोबिता के लिए, एंड देन दे जस्ट मूव अराउंड प्लेसेस, इधर से उधर चले जाते हैं. इन रियलिटी वी डोंट हैव एनी सच डोर विद अस. ऐसा कोई डोर नहीं है हमारे पास, डोरेमोन भी नहीं एग्जिस्ट करता है, बट देन वी हैव सच फोटोग्राफ्स जो एक्चुअली में ऐसा लगता है हमें एक जगह से बिल्कुल दूसरी जगह पहुंचा देते हैं ना. ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही उनको पास्ट में लेके जाते हैं. ट्रांसपोर्टिंग द स्पीकर, स्पीकर हियर इज द पोएट. पोएट की बात हो रही है. बैक टू अ स्पेसिफिक समर डे व्हेन द पिक्चर वाज टेकन. जब वो पिक्चर ली गई थी तो पोएट उसी समर डे को याद करने लगती है. एक तरह से शी हैज मूव्ड इनटू द पास्ट. लिटरली वो पास्ट में नहीं चली गई है, कोई टाइम मशीन नहीं हुआ था, बट देन जस्ट लुकिंग एट द पिक्चर. अब आप लोग अपने चाइल्डहुड की पिक्चर अगर देखते हो, अभी आप क्लास 11th में हो, राइट, और अभी अगर मैं बात करूँ क्लास 1st में, अगर आप अपनी पिक्चर्स देखते हो तो तुरंत आपके दिमाग में, आई एम श्योर इतना तो नहीं याद होगा, बट देन इफ योर मदर लुक्स एट योर पिक्चर देन शी मस्ट बी टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड. वो बातें करने लग जाती होंगी कि किस वे में आप कैसे हर चीज करते थे, योर एक्टिविटीज एंड ऑल दैट, है ना. तो बिल्कुल वैसे ही the poet reflects on the passage of time and the transient. Transient word is very important for this chapter. Transient का मतलब होता है temporary, which is not permanent. Something which is not permanent. तो इस पोम में सिर्फ फोटोग्राफ या सिर्फ मेमोरी का रोल नहीं है. इस पोम का there is a deeper message. What is the message? See, the poet reflects, or you can say the speaker reflects on the passage of time. Talks about the पैसेज ऑफ टाइम, कि टाइम जो है इट डजंट स्टॉप फॉर एनीवन, राइट, वो चलता जाता है, इट्स कंटिन्यूसली इन मोशन. एंड द टेम्पररी नेचर, यू कैन से ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ. She notes how the photograph has faded over the years, mirroring the fading memories and the impermanence of life itself. And you know कि picture में she is looking at her mother, but she is no more in the world. वो तो 12 years ago ही उनकी डेथ हो गई है, राइट, बट द सी, जो पीछे सी का पिक्चर है वो एग्जिस्ट करता है, राइट. तो यहाँ से द पोएट इज सेइंग विद नॉस्टैल्जिया व्हेन शी रिकॉल्स द इनोसेंस एंड हैप्पीनेस ऑफ हर मदर्स यूथ. उनकी जो मदर का यूथ था, डज इट रियली एग्जिस्ट? अभी भी एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है ना. इट हैज बिकम मेमोरी ऑफ द पास्ट. वो तो पास्ट की बात बन गई है, वो तो अब नहीं एग्जिस्ट करता है. तो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टेम्पररी. ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो होता है वो ट्रांजिएंट होता है, टेम्पररी होता है, बट द नेचर इट इज परमानेंट ना. नेचर जो है इट एग्जिस्ट्स, राइट, और इन कंपैरिजन टू द ह्यूमन बींग्स. तो यही यहाँ पर बता रहे हैं. एंड बट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द पैसेज ऑफ टाइम एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज एंड लॉस. वी कैन नॉट अवॉइड चेंज. हम चेंजेस होने से नहीं रोक सकते. इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज जो इनएविटेबल हो, अनअवॉइडेबल हो, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो होगा ही होगा. चेंजेस आएंगे, लॉस होगा, राइट. ऐसा नहीं है कि कोई इंसान है, मैं यहाँ हूँ तो मैं हमेशा रहूंगी, आई एग्जिस्ट. ह्यूमन वी नो, राइट, वी हैव डिफरेंट स्टेजेस लाइफ, ये भी आपने पढ़ा था, ठीक है. वी हैव दिस यूथ, देन हम ग्रो करते हैं, एडल्टहुड आता है हमारा, एंड देन फाइनली we come across death. ओल्ड एज के बाद डेथ आ जाता है. सो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. तो ये तो इनएविटेबल है, इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते. इन दिस पोएम, यू नो, इट्स अ वेरी टचिंग पोएम व्हेन शी रिमेंबर्स हर मदर. तो अपनी मदर की हमें उस टाइम पर ऐसे याद आने लगता है, एंड वी, यू नो, वी बिकम स्केर्ड कि व्हाट विल हैपन इफ वी आर, यू नो, फेसिंग सिमिलर चेंज एंड लॉस. क्या होगा, right? So this was a quick summary. Now let us begin with the important questions. तो देखो इस तरह से we are going to get RTCs, right? ठीक है, आपको इस तरह RTCs you know, right? Reference to context.
ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, एंड इट डिपेंड्स कि आपको एमसीक्यू बेस्ड भी आ सकता है, बट देन चांसेस आर कि आपको सब्जेक्टिव आंसर्स ही लिखने होंगे, यू विल हैव टू राइट आंसर्स ऑन योर ओन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आपको पता होना चाहिए कि किस पोअम से ये पैराग्राफ लिया गया है। अभी तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि आई एम गोइंग टू डू 2 पोएम्स, अ फोटोग्राफ एंड द लिबर्नम टॉप। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि आइदर इट विल बी अ फोटोग्राफ और द लिबर्नम टॉप। बट जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर यू माइट बी कंफ्यूज्ड कि भाई कौन सी पोएम है। आपको कुछ चीजें याद रखनी है पोएम की, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये इस पर्टिकुलर पोएम और इस पर्टिकुलर पोएट की poem hai, right? So the cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. Now you all know very well कि ये किस poem से ली गई है? A photograph, right? And this poem is written by Shirley Tolson, because ये काफी prominent question होता है which I have not included here, but the question says name the poem and the poet. ये जरूर ये होता ही है, आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, और आप बचपन से करते आ रहे होगे आरटीसीज में, राइट? तो अगर पोएम का नाम पूछे यू शुड नॉट स्किप, ये अ भी स्किप नहीं करना है। अगर सिर्फ फोटोग्राफ लिख दोगे रॉन्ग, द फोटोग्राफ लिख दोगे रॉन्ग, if it's a then it should be an a, okay? तो a photograph and the poet is Shirley Tolson. कोई भी Shirley सेठिया मत लिख देना, she is a singer, okay? Now who was the big girl and how old was she? Very first question. Now who was the big girl here? कहाँ रेफर हुआ है? यहाँ पर। and वो कितने years की थी? How old was she? आपको ये बताना है। तो it is an easy question. So the big girl was poet's mother and she was 12 years old. बहुत सिंपल सा है ना? बिग गर्ल यहाँ पर कौन थी? किसको रेफर किया गया था? पोएट की मदर को, and she was 12 years old. Very simple. Now you should know how to frame your answers. ठीक है, आपको क्वेश्चन से ही अपना आंसर बनाना है। The big girl was कौन थी? बिकॉज क्वेश्चन में देखो was है, is नहीं बोला है, was है, तो you will have to write was. The big girl was poet's mother and she was 12 years old. ठीक है, अब इस पोएम में ना आपको 2 बार 12 years का यूज हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक 12 years जो है ये एज बताई है, एक जगह पर तो एज है और एक जगह पर यूज हुआ है 12 years ago. आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट, आप लोग YEARS लिखोगे, नो व्हाट्सएप लैंग्वेज नथिंग, ठीक है? 12 years ago, तो यहाँ पर उनकी डेथ को रेफर किया गया है। जब वो पोएट अपनी मदर की फोटोग्राफ देख रही थी तो वहां पर आप देखोगे बाकी पैराग्राफ्स में मिलेगा आपको कि शी हैज डाइड 12 years ago। तो ये दोनों 12 अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर एज पूछा है, सो शी वॉज 12 years old. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हु डज ऑल 3 रेफर टू? नाउ यू कैन वेरी वेल सी, यहाँ पर आपको बोला है, क्वेश्चन में पूछा है all 3 stood still. See यहाँ पर all 3 stood still. Now यहाँ पर all 3 कौन हो गए? कौन हो गए all 3? सबसे पहले हो गई पोएट की मदर, then the 2 cousins. I'm really sorry for this amazing drawing, but then ये हो गए वो 3 लोग। कौन कौन हो गए? All 3 refers to poet's mother and her cousins. Now see, आपको लिखना कैसे आंसर? डज आपको पता है, आपने अगर टेंसेस पढ़े हैं तो आपको ये आइडिया होगा दैट डज किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अब यहाँ पर हमने डज के साथ जो वर्ब यूज किया है क्वेश्चन में वो रेफर है, वेरी सिंपल। और यहाँ से अगर हम आंसर फ्रेम करेंगे तो ऑल 3, अब हम डज यूज नहीं कर रहे तो हमारा यहाँ पर रेफर्स हो जाएगा, ओके? ऑल 3 रेफर्स टू पोएट्स मदर एंड हर कजन्स। वेरी सिंपल कि तीनों की बात यहाँ किस पे की गई है? पोएट की मदर और उनकी कजन के बारे में। देन लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर टू? यहाँ पे कार्डबोर्ड किसको रेफर किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ओके? कार्डबोर्ड किसको रेफर किया है? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कैसा डिफाइन हुआ है वो कार्डबोर्ड?
इज इट टॉकिंग अबाउट जस्ट अ कार्डबोर्ड, एक नॉर्मल गत्ते की बात हो रही है? नो, यहाँ पर कार्डबोर्ड किसको रेफर कर रहे हैं? द कार्डबोर्ड रेफर्स टू द चाइल्डहुड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। यहाँ पर नॉर्मल ऐसा नहीं है कि वो जो कार्डबोर्ड हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, नो, कार्डबोर्ड हियर रेफर्स टू द चाइल्डहुड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। ठीक है, मदर के चाइल्डहुड फोटोग्राफ को रेफर किया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन स्टूड स्टिल? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट्स में भी बता दो इसका आंसर। आई गिव यू 30 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स, फटाफट से मुझे इसका आंसर जल्दी से आप बता दो, फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये क्या है। फटाफट से आप इसका आंसर बताओ, देन आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर। स्टूड स्टिल है, देखो ध्यान से देखो, स्टूड स्टिल। ओके, सो टाइम्स अप। स्टूड स्टिल, स का साउंड रिपीट हो रहा है, यू कैन वेरी सिंपली जस्ट सी, यहाँ पर आप सुन भी सकते हो, देखो भी, देख के भी पता चल जाएगा। जब रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज एलिटरेशन। ठीक है, क्या होता है एलिटरेशन? रिपीटिशन ऑफ, आपको डिफाइन नहीं करना है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ, अदरवाइज यू विल जस्ट हैव टू राइट दिस वर्ड, दैट्स इट। ठीक है, आपको सिर्फ ये वर्ड लिख देना है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड at the beginning of the words। ठीक है, और वो वर्ड्स भी आसपास ही होने चाहिए, बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं। तो देखो स्टूड स्टिल आसपास है, तो स का साउंड रिपीट हो रहा है, therefore we'll call it alliteration। और यू कैन से, आजकल ना प्रोनाउंसिएशन में भी काफी जल्दी जल्दी चेंजेस आता है, these days people have started saying alliteration, totally depends on you। okay, alliteration or alliteration, whatever you want to call। Now let us move on to the next RTC। इसी पोम की नेक्स्ट RTC को हम कर लेते हैं। RTCs करने की वजह से आपके कुछ कुछ डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे पोम से रिलेटेड, बी इट एनी क्वेश्चन, वो भी क्लियर हो रहा होगा, राइट? Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silences. Now the last part of the question, last part of the poem, this is extremely important paragraph, extremely important stanza। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है, अब यहाँ पर इस स्टैंजा अगर आपने याद होगा आपको कि इसमें क्या बात हुई थी, यहाँ पर द पोएट रिमेंबर्स हर मदर एंड शी सेज दैट अब वो उनकी डेथ हो चुकी है, एंड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड का क्या मतलब हो गया, जितने साल की वो बच्ची उस फोटोग्राफ में दिख रही हैं, बिल्कुल उतने ही साल उनकी डेथ को हो गए, विच मीन्स 12 years। okay, and of this circumstance there is nothing to say at all, it's silence, silence। now let us move on to the question, when did the poet's mother die? पोएट की मदर की डेथ कब हुई? अब यहाँ पर देखो कोई एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं दिया है, बट आपको फोकस कहाँ पे करना है? she has been dead nearly as many years as that girl lived। अब वो गर्ल कौन है यहाँ पे? द गर्ल हियर इज पोएट्स मदर। ठीक है, यहाँ पर जो गर्ल की बात हो रही है, देखो आपको कितने क्वेश्चंस तो मैंने और भी ऐसे ही ऐड करवा दिए। अगर क्वेश्चन आता है हु इज दैट गर्ल हियर, तो आप बोल सकते हो द गर्ल रेफर्ड टू हियर इज पोएट्स मदर। गर्ल यहाँ पर पोएट की मदर है, एंड उस फोटोग्राफ में उनकी एज कितनी थी? 12 years। अब मैं यहाँ ब्रैकेट में फोटोग्राफ भी लिख देती हूँ, अदरवाइज आप लोग सोचोगे कि मैम 12 साल की पोएट की मदर, हाउ इज इट पॉसिबल? तो फोटोग्राफ में उनकी एज थी 12 years ना, उनको इतने ही साल उनकी डेथ को हो गए। तो यहाँ से आप बहुत क्लियरली आप अपना आंसर लिख दोगे, द पोएट्स मदर डाइड अबाउट 12 years ago। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका डिड पास्ट में था, तो आपने पास्ट में ही अपने आंसर को फॉर्म किया, वो आपकी सेकेंड फॉर्म लगा के डाइड अबाउट 12 years ago। क्लियर? सो दिस वॉज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस सर्कमस्टांस? यहाँ पर देखो सर्कमस्टांस का मतलब पता है? सर्कमस्टांस का मतलब होता है सिचुएशन। तो यहाँ पर किस सिचुएशन की बात हो रही है? आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस। यहाँ पर किस सिचुएशन की बात हो रही है? सिचुएशन रेफर टू हियर इज डेथ ऑफ पोएट्स मदर। ठीक है, पोएट की मदर की डेथ की बात हो रही है,
यहाँ पर सो द आंसर विल बी दिस सर्कमस्टेंस मीन्स डेथ ऑफ पोएट्स मदर। ठीक है, पोएट की मदर की डेथ की यहाँ पर बात हो रही है, और उस डेथ की वजह से देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। नाउ इट्स साइलेंस साइलेंसेस का क्या मतलब है, उस पर्टिकुलर डेथ की वजह से जो सिचुएशन है वो डेथ की सिचुएशन है, उसकी वजह से एवरीथिंग इज सो साइलेंट। अब कुछ नहीं है, डेथ इज द अल्टीमेट साइलेंस ना, आपको पता है डेथ जो है वो एक साइलेंस ही तो है, और वो एक ऐसा साइलेंस है जो शायद कभी कन्वर्ट नहीं होगा हमारे किसी भी टाइप के मोशन में। इट्स टोटल स्टिलनेस, कंप्लीट स्टिलनेस, डेथ का मतलब ये होता है। तो ये उनकी जो मदर की डेथ है उसने उनको बिल्कुल अब साइलेंट कर दिया है पोएट को। शी डजंट नो व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करना है। शी हैज बिकम सो इमोशनल, शी इज रिमेंबरिंग हर मदर, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन साइलेंस साइलेंसेस, तो इसका आंसर देखो, द लॉस ऑफ हर मदर इज टू डीप फॉर द पोएट, है ना। द लॉस ऑफ हर मदर, पोएट की मदर का जो लॉस है, इट इज टू डीप फॉर हर। नाउ शी हैज नथिंग टू से एट ऑल, और अब पोएट के पास कहने को कुछ भी नहीं है, राइट। द साइलेंस ऑफ द होल सिचुएशन, सिचुएशन यहाँ पर अगेन रेफरिंग टू the death of her mother, ठीक है। this silence of the death silences the poet, पोएट की मदर का जो अल्टीमेट साइलेंस है विच मीन्स हर डेथ, इसने पोएट को भी बिल्कुल साइलेंट कर दिया है। शी हैज नथिंग टू से the poet and leaves her quiet, and ultimately she has become quiet now. She is not uttering any word, अब वो कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं बोलना चाहती हैं। She has been left so emotional. ओके, यहाँ पे थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक हो गई, वैसे तो पूरी ही पोएम में नॉस्टैल्जिया आपको देखने मिलेगा, बट यहाँ पर लास्ट सेंटेंस, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाता है विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर, तो वो भी आप बता सकते हो। साइलेंस साइलेंसेस क्या है यहाँ पे, एलिटरेशन, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे आरटीसीज के। नाउ यू मस्ट बी गेटिंग एन आइडिया कि कैसे कैसे आपको आंसर करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम स्विच करते हैं हमारी अगली पोएम विच इज द लिबर्नम टॉप। आई एम श्योर, देखो अभी अभी तो हमने रिसेंटली करा है, तो कुछ ऐसा भूले भी नहीं होगे, अच्छे से याद होगा आपको ये ब्यूटीफुल सा ट्री एंड दिस ब्यूटीफुल क्यूट लिटिल बर्ड, है ना। ठीक है, जल्दी से बताओ इस पेड़ का नाम मुझे, फटाफट से कमेंट्स में लिख दो, फटाफट फटाफट से। द नेम ऑफ दिस ट्री इज, दिस इज द लिबर्नम ट्री, ठीक है, यही है आपका लिबर्नम ट्री, एंड दिस इज द गोल्डफिंच बर्ड। इजंट इट क्यूट, है ना, द गोल्डफिंच बर्ड यही है। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द लिबर्नम टॉप। बहुत अच्छे से देखना, द है कि अ है, वहां भी कंफ्यूज होकर आप आंसर्स गलत कर देते। तो ये दोनों के रिलेशनशिप के बारे में हमने पढ़ा, और मैं बार बार बोल रही हूँ यहाँ पर जो रिलेशनशिप है इट्स मोर ऑफ रीपेइंग, है ना, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस की बात करी थी हमने इस पोएम में, कैसे साथ में दोनों रहते हैं, राइट। एंड गोल्डफिंच का बहुत बड़ा रोल है इस पोएम में, बिकॉज जो लिबर्नम ट्री है ये पॉइजनस ट्री माना जाता है। नोबडी गोज हियर, कोई भी बर्ड, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ नहीं पसंद करेगा आना, राइट। सो ये जो पोएट है ना, इसका सॉरी ये जो ट्री है इसका जो एक फीचर है वो यही है कि इट इज फॉरएवर स्टिल, ये मूवमेंट में रहता ही नहीं है। बट द प्रेजेंस ऑफ दिस बर्ड मेक्स दिस लाइफलेस ट्री फिल्ड विद मोशन, ठीक है, यहाँ ये लाइफलेस ट्री मोशन से भर जाती है। एक जल्दी से आई क्विकली समराइज दिस पोएम टू यू, बिकॉज तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। The poet starts the poem with the introduction of the laburnum top tree, ठीक है। पोएट जो है वो स्टार्ट ही इस पोएम को लेबर्नम टॉप को डिस्क्राइब करते हुए करते हैं, ठीक है, लेबर्नम ट्री के टॉप मोस्ट एरिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं। विच इज स्टिल एंड साइलेंट, वी नो कि वो बिल्कुल साइलेंट है, बहुत शांत है। Its leaves have turned yellowish and had started to fall off the tree in the month of September, right? ठीक है, मंथ ऑफ सितंबर में उसके जो येलो लीव्स हैं दे हैव स्टार्टेड फॉलिंग, एंड द ट्री लुक्स लाइक डेथ एंड इज वेरी क्वाइट। ट्री इट इज एक्सट्रीमली क्वाइट, बिल्कुल शांत है, बिकॉज नोबडी इज देयर, इट्स
इट इज कंसिडर्ड अ पॉइजनस ट्री, तो कोई नहीं जाता है। हिंदी में आप इसको क्या बोलते हैं इस पेड़ को? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जल्दी से कमेंट्स में बताओ फटाफट से। Then the poet said that the tree becomes alive, और फिर पोएट बताते हैं कि पेड़ जो है ये अलाइव हो जाता है। यहाँ पर अलाइव का मतलब ये नहीं कि पेड़ जो है वो डेड से जिंदा हो जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई वो नहीं हो रहा है, थॉर या मार्वल मूवी नहीं चल रही है कि हमारे पास थैनोस आ रहा है, नॉट थॉर। थैनोस आ रहा है और वो डेड से अलाइव हो गया, नो। यहाँ पर डेड का मतलब है बिकॉज वो लाइफलेस है। वाई? बिकॉज नोबडी इज देयर, देयर इज नो मोशन इन दैट ट्री। बिल्कुल डल मंडेन लाइफ है उस ट्री की। मंडेन का मतलब होता है डल, बोरिंग, राइट। बट ये जो पोएट बताते हैं कि ट्री जो है वो अलाइव हो जाती है, इट कम्स इनटू मोशन व्हेन अ गोल्डफिंच बर्ड केम देयर टू फीड हर यंग वंस इन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। जब गोल्डफिंच बर्ड जो है वो पेड़ में जाकर अपने बेबीज को खिलाती है खाना, तो वो मोशन में आ जाता है। बिकॉज वाई? शी कम्स देयर बाय चिर्पिंग एंड मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। वो आती है अपनी ब्यूटिफुल सी चिर्पिंग वॉइस में, है ना। इस पोम में बहुत सारे साउंड वर्ड्स हमने भी देखे थे, ट्रिलिंग्स एंड व्हाट नॉट, है ना। कितने सारे साउंड वर्ड्स थे, जल्दी से बताओ कमेंट्स में कि क्या क्या हमने साउंड वर्ड्स हमने देखे थे इस पोम में। बहुत सारी बर्ड्स की एंड हाँ, बर्ड्स की साउंड्स हमने यहाँ देखी थी। तो जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड आती है पेड़ पर, एवरीथिंग स्टार्ट्स मूविंग। शी विद अ रैपिड मोशन गोज डीप इनटू द ब्रांच टू हर यंग वंस। वो अपने बच्चों के पास जाती है फटाफट भागकर। हर मूवमेंट इज कंपेयर्ड विद द लिजर्ड, और यहाँ पर इस पोम में गोल्डफिंच की मूवमेंट बहुत ही लिजर्ड, बिल्कुल लिजर्ड से कंपेयर की गई है। बिकॉज लिजर्ड को आपने देखा है जरा भी मूवमेंट होता है एंड जस्ट शी जस्ट रन्स अवे, है ना, भाग जाती है वहां से, स्केप्स, भाग जाती है, निकल जाती है। बिल्कुल वैसे ही द बर्ड हियर इज अवेयर कि भाई कोई है तो नहीं पेड़ के बाहर, कोई ऐसा जो अटैक कर सकता है इन पर। As soon she enters, her young ones start their movement like a machine and flap their wings. और जैसे ही बर्ड ट्री की थिकनेस में जाती है, अंदर जाती है, द बेबीज दे स्टार्ट्स मूविंग लाइक मशीन, है ना, मशीन की तरह मूव करने लग जाते हैं। The tree got its motion and life when the bird enters, and as soon as the bird flies away, the tree again becomes lifeless. इसका मतलब क्या है? जैसे ही हमारी गोल्डफिंच बर्ड ट्री के पास आती है तो हमारी ट्री को एक लाइफ मिल जाती है। बट देन व्हेन शी मूव्स अवे, ये जब चली जाती है, तो लेबर्नम ट्री अगेन बिकम्स लाइफलेस। लेबर्नम ट्री फिर से लाइफलेस हो जाता है, राइट। सो दिस वाज द पोएम। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। फटाफट से हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगेन विल डू आरटीसीज। वाई पोएम्स में से आरटीसीज सबसे ज्यादा हमें स्ट्रगल कराते हैं, ठीक है, तो वो हम पहले करेंगे। The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fall. Right? अब यहाँ से आपको questions. Why is the laburnum top silent? अब laburnum top silent क्यों है? यही पूछ लिया पहला question. क्यों है silent? जल्दी से देख लेते हैं आंसर। The top of the laburnum tree is silent because the young ones of the goldfinch are anxiously waiting for their mother with food. Because अभी ना at this particular moment the bird is not there. Bird वहाँ नहीं है. The goldfinch bird is not there. That is why the laburnum top is silent. Laburnum top को क्यों बार बार रेफर कर रहे हैं? laburnum tree क्यों नहीं बोल रहे हैं? Because the nest it's right there at the top of the laburnum tree. वो बिल्कुल top पर है, इसलिए, ठीक है, the laburnum top. और वो silent क्यों है? Why? Because the goldfinch bird has not arrived there. वो अभी वहाँ आई नहीं है. And her young ones are anxiously, वो बहुत बेसब्री से अपनी मदर का वेट कर रहे हैं for food, है ना, उन्हें खाना मिलेगा। वो कौन देगी? मदर देगी उनकी, है ना। और ये जो गोल्डफिंच बर्ड है ना, ये हमें एक थीम भी यहाँ से देती है मदरहुड का। हमारी मदर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बस जैसा कि मैंने लास्ट आपको उस वीडियो में भी डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, ठीक है। देन द अदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येलो इन द पोएम। इस पूरी पोएम में येलो का क्या सिग्निफिकेंस है? आप बहुत इजीली देखोगे। देखो बिल्कुल इनिशियल वर्ड से ही, यहाँ पर इनिशियल पैराग्राफ से ही पोएम में येलो इज द कलर ऑफ द लेबर्नम ट्री, येलो इज द कलर ऑफ द बर्ड, राइट। तो येलो का क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये आपकी परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है, बट यू कैन राइट दिस आंसर एज वेल। बोथ द लेबर्नम ट्री एंड द गोल्डफिंच फेदर्स आर येलो इन कलर। दोनों ही येलो कलर के हैं, पेड़ भी एंड गोल्डफिंच बर्ड के फेदर भी। सो द बेबीज एस्केप बीइंग नोटिस्ड बाय एनी प्रेडेटर। प्रेडेटर कौन होता है? जो शिकार करता है, ठीक है। और जिसका शिकार होता है वो कौन होता है?
जल्दी से कमेंट्स में बताओ। प्रेडेटर जिसका शिकार करते हैं वो कौन होता है? शिकार को क्या कहते हैं हम लोग? व्हाट इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस? फटाफट से कमेंट्स में बताओ। तो ये जो येलो कलर है ना, ये बेबीज को प्रोटेक्ट करता है ताकि उन्हें कोई नोटिस ना कर पाए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर ऐसे इतने एक्सोटिक से बर्ड्स वगैरह किसी को दिख जाते हैं तो पीपल स्टार्ट हंटिंग देम, राइट? तो यहाँ पर बर्ड्स भी बच जाती है, उस बर्ड भी बच जाती है, उसकी बेबी भी बच जाती है। वाई? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज आप वो ऐड कर सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पर वो वर्ड लिख देती हूँ, ठीक है? आप वो ऐड कर सकते हो। देन Thus the yellow color provides high security to the young ones. तो ये जो येलो कलर है प्रोवाइड सिक्योरिटी टू दोज यंग वंस, सिक्योरिटी पर्पज से, बट ऑल्सो यू कैन ऐड ऑन कि बिकॉज ऑटम सीजन था, लीव्स वर फॉलिंग, तो येलो कलर रिजेंबल दैट एज वेल, आप वो भी बता सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट? देन लेट अस मूव ऑन टू अ डिफरेंट स्टैंजा जो कि इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है इस पोएम से। It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity marks. यहाँ पर what is the image of the engine evoked by the poet? देखो पोम में अभी तो पेड़ और पक्षी की बात कर रहे हैं, पेड़ और चिड़िया की बात कर रहे थे, ये इंजन का क्या रोल है? इंजन कहाँ से आ गया? कोई फैक्ट्री है नियर बाय? नो। यहाँ पर इंजन की इमेज है वो एक्चुअली में किसके लिए ड्रॉ की गई है? द गोल्ड फिंच हैज बीन कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली। गोल्ड फिंच को ही बोला है इंजन, बिकॉज अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बोला था कि द नेस्ट एक्ट्स एज अ मशीन, ठीक है, जो गोल्ड फिंच के आने पर बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है। तो मशीन में क्या होता है, जैसे इंजन वर्क करने लगता है ना, फ्यूल डलता है उसमें, इंजन वर्क करने लगता है। तो यहाँ पर गोल्ड फिंच जो है वो उस मशीन के लिए एक इंजन का काम करती है। जस्ट एज द इंजन स्टार्ट्स अप द मशीन, द बर्ड्स अराइवल इन द नेस्ट हैज सडनली स्टार्टेड द मशीन। और उस बर्ड के आने से वो मशीन स्टार्ट हो जाती है। मशीन यानी कि वो छोटे छोटे से बेबीज, द यंग वंस इन द नेस्ट, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग नॉइज एंड द होल ट्री कम्स टू लाइफ। और पूरा पेड़ जो है वो फुल ऑफ लाइफ हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके लिए बन सकता है, हु इज इट रेफर्ड टू? ठीक है, हु इज इट रेफर टू, ऐसे करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डज इट रेफर टू? यहाँ पर इट कौन है? इट यहाँ पर कौन है? द गोल्डफिंच बर्ड, राइट? What does the phrase her barred face identity mask mean? इसका क्या मतलब है? barred face identity mask, इसका क्या मतलब है? It means that the bird's barred or covered face becomes its identity mask for recognition. अब देखो लेबर्नम ट्री भी येलो है, बर्ड के फेदर्स भी येलो हैं, तो कई बार बर्ड के होने का पता ही नहीं चलता है। तो एक आइडेंटिटी मास्क है बर्ड के लिए, और वो है उसके फेस पर ब्लैक कलर का, तो बर्ड के फेस पर ब्लैक कलर का एक क्या है? बार्ड फेस, उसको यही बोला, वो ब्लैक स्ट्राइप है जो उसकी आइडेंटिटी को बनाने में हेल्प करता है, उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। सो दिस इज व्हाट इट रेफर्स टू, right? So these were the most important questions, RTCs related, RTCs पर based, and I'm going to give you some homework. इसी poem से related आपको मैं एक homework दूंगी which you need to mention in the comment section. वो करोगे आप फटाफट से। Why? Because वो दोनों questions भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। So first question है, in the poem Laburnum Top, what is the bird's movement compared to? मैंने अभी आपको समराइज भी कराया था और आपको पोएम में भी बताया है, तो जल्दी से आप इसका आंसर पढ़ के आप बता सकते हो कमेंट्स में। आई एम गोइंग टू रीड देम आउट, ठीक है? आप मैं पढ़ूंगी एंड कुछ भी मिस्टेक होगा तो आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो इन द पोएम लेबर्नम टॉप, यहाँ पर बर्ड की मूवमेंट को किससे कंपेयर किया? ये आपको सिर्फ एक वर्ड में नहीं, आपको सेंटेंस में लिख के देना है, राइट? देन द सेकेंड क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क इज, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पोएम द लेबर्नम टॉप? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें आपको कि लेबर्नम टॉप की बिगिनिंग और एंड में क्या सिमिलैरिटी है, क्या नोटिस करते हो आप, ठीक है? नोटिस क्या करते हो? आपको हिंट देती हूँ इसके लिए, आपको हिंट देती हूँ इस आंसर के लिए कि आप इनिशियल में देखना कि बर्ड कहाँ है और लास्ट में देखना कि बर्ड कहाँ है, ठीक है? बर्ड, गोल्डफिंच बर्ड, वो कहाँ है, ये आपका हिंट है इस आंसर को फ्रेम करने के लिए। और जल्दी से आप लोग ये आंसर लिखेंगे। आई एम गोइंग टू रीड देम आउट योर आंसर्स ऑफ कोर्स, ठीक है? मुझे उससे पता चल जाएगा कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। Now let me know in the comment section whatever feedback you have. Next video में I
will probably bring out important questions of other chapters as well, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. All right, students, I'll see you in the next session. Till then, keep learning and keep revising. Bye bye.